सेक्शन 3 देखिए, वहां पे लिखा है परिसीमा द्वारा वर्जन, द बार ऑफ लिमिटेशन। परिसीमा द्वारा वर्जन, बार ऑफ लिमिटेशन की जो बातचीत है वो सेक्शन 3 में कहती है। आपको जब शुरुआत में मैंने लिमिटेशन एक्ट की नेचर पढ़ाई थी तो वहीं पर मैंने ये बहुत अच्छे से बता दिया था कि लिमिटेशन एक्ट का जनरली कठोर निर्वचन किया जाता है, स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन किया जाता है, और वही कठोर निर्वचन किया जाता है। इसी बात को प्रूफ करती है सेक्शन 3 धारा 3, ठीक है ना। धारा 3 बहुत ही स्पष्ट शब्दों में, पहले मैं बैरेक्ट का पहला, क्योंकि सबसे ज्यादा समझने लायक इसमें पैरा 1 ही है, पैरा 2 तो प्रोसीजर की, अच्छा यहाँ पे जैसे शुरुआत में बताया था प्रोसीजर लॉ है, तो पैरा 1 पर थोड़ा समझना है, पैरा 2 तो प्रोसीजर है, उसको तो बहुत आसान है, समझ में आ जाएगा। पैरा 1 समझिएगा। तो पहले बैरेक्ट पढ़ूंगा और फिर कुछ काम की चीजें मैं आपको नोट डाउन करवाऊंगा, बड़े आराम से कर लीजिएगा, तो आपको धारा 3 बिल्कुल अच्छे से हो जाएगी, ठीक है ना। तो पहले बैरेक्ट में क्या लिखा है कि यह धारा 4 से 24 तक, जिसके अंतर्गत दोनों धाराएं आती हैं, अंतर्विष्ट मदों के अधीन यह है कि विहित काल के पश्चात हर संस्थित वाद, अपील और आवेदन खारिज कर दिया जाएगा, यद्यपि प्रतिरक्षा के तौर पर परिसीमा की बात ना उठाई गई। इंग्लिश में, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन कंटेंट सेक्शन 4 to 24 इंक्लूसिव every suit instituted appeal performed application made after the prescribed period shall be dismissed although the limitation has not been set up as a defense, ठीक है ना। तो प्रतिरक्षा के तौर पर भले ही उठाई नहीं गई हो तो ये धारा वहां पे आपका काम करता है। तो अब ये धारा को मैं पॉइंट वाइज लिखवा देता हूँ, हिंदी में भी और अंग्रेजी में भी, तो मजा आ जाएगा, आपको समझ में आ जाएगी। पहला पॉइंट इसमें ऐसा, आप चाहे तो पॉइंट लिखना या चाहो तो पहला पैरा लिखना फिर ऐसा एरो बना लेना, दूसरा पैरा लिखना फिर ऐसे एरो बना लेना, ठीक है ना। तो पहला पैरा लिखो पहले हिंदी वाले। धारा 3 कठोर निर्वचन के नियम को स्थापित करती है। धारा 3 कठोर निर्वचन के नियम को स्थापित करती है कि कोई वाद, अपील या आवेदन विहित काल के बाद पेश किया गया है, तो वह खारिज कर दिया जाएगा, सेक्शन 3 established the rule of strict interpretation that if a suit, appeal or application is instituted after prescribed period, it shall be dismissed. फर्स्ट पैरा एरो बना के दूसरा पैरा लिखना हिंदी वाले। फिर चाहे प्रतिवादी द्वारा प्रतिरक्षा के तौर पर परिसीमा की बात ना उठाई गई हो, फिर चाहे प्रतिवादी के द्वारा प्रतिरक्षा के तौर पर परिसीमा की बात ना उठाई गई हो, then even limitation has not been set up as defense by defendant, then even limitation has not been set up as defense by defendant, ठीक है ना। डिफेंस कौन करता है? डिफेंडेंट ही करता है। तीसरा पॉइंट, परंतु यह सामान्य नियम अधिनियम की धारा 4 से 24 तक के प्रावधानों के अधीन होगा, जिसके तहत कोई पक्षकार विहित काल को विधिक प्रावधानों के अनुसार अधिकार के तौर पर न्यायालय द्वारा
विस्तारित करा सकेगा। न्यायालय द्वारा विस्तारित करा सकेगा। प्रोवाइडेड दैट दिस जनरल रूल shall be under the provision of section 4 to 24 of this act, comma, under which a party may extend prescribed period by court as right in accordance with लीगल प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। बहुत अच्छा केस है, केस का नाम लिखो, राजेंद्र सिंह वर्सेस संत सिंह। केस का नाम है राजेंद्र सिंह वर्सेस संत सिंह, 1973 सुप्रीम कोर्ट का ये केस है। तो धारा 3 इस केस में कहा गया था, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में कहा है कि धारा 3 में शामिल प्रावधान पूर्ण रूप से आदेशात्मक है। The provision contains in section 3 absolutely mandatory, पूर्ण रूप से क्या है, ये आपके आदेशात्मक है। ये इस केस में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, ठीक है ना। अब इसके बाद बाकी धारा को पढ़ने के लिए आपको नोट्स की जरूरत नहीं, डायरेक्ट ही देख लो। तो अब उपधारा 2 में आ जाओ। फॉर द पर्पज ऑफ दिस एक्ट, इस अधिनियम, इस कह सकते हो कि अधिनियम के प्रावधान के लिए वाद की संस्थिति कब माना जाएगा कि सूट इंस्टीट्यूट किया गया है। कोई भी इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट कब माना जाएगा, तो पहला कहता है मामूली दशा में, जर्नली, कोई जर्नल मामूली दशा में, यानी कि सामान्य सिविल सूट है तो सामान्य सिविल सूट की दशा में, ऐसा लिख सकते हो। पहला सामान्य सिविल सूट की दशा में जब वाद उचित ऑफिसर के समक्ष उपस्थित किया जाता है। द ऑर्डिनरी केस व्हेन द प्लेंट इज प्रेजेंटेड टू द प्रॉपर ऑफिसर। मैं आपको बता दूं कि सामान्य कोई सिविल वाद जो कोर्ट में लेके जाता है तो सीधे जज साहब के सामने नहीं पढ़ते। तो लोग जज साहब, मेरा केस रहा, मेरा पड़ोसी ने मेरे संपत्ति पर जो है कब्जा जमा लिया है, बचाइए मुझे। सीधे जज साहब के सामने नहीं जाते, पहले आप कोर्ट में जाते हो। तो कोर्ट में बाकायदे एक बाबू होता है, ठीक है ना, न्यायालय का अधिकारी होता है। बाबू मतलब न्यायालय का अधिकारी है, बाबू का मतलब कुछ और मत समझ लेना। तो सॉरी, न्यायालय का एक अधिकारी होता है। कि मैम ने अभी, हमारी वकील साहिबा हैं, बहुत अच्छी कॉमेडी करती हैं, कॉमेडी मतलब अच्छे इस तरह के नोट्स थोड़े करती रहती हैं। तो उन्होंने ऐसी हंसी मजाक के लिए कि मुझे आज एक ब्रह्म सत्य का पता चला कि बाबू किसी और को कहते, मैं अभी तक कोर्ट में बैठने वाली व्यक्ति को ही बाबू समझती थी। चलिए, तो मुद्दे की बात करते हैं। तो मुद्दे की बात यह है कि बाबू के पास, जो भी कोर्ट का अधिकारी है उसके पास जो है, तो आप पर्टिकुलर मामले को क्या करते हो, प्रस्तुत करते हो, फिर उसमें नंबरिंग डालता है, केस नंबर वगैरह सब वही डालता है, और वही बताता है कि पहली तारीख कौन सी होगी जिस तारीख में आपको न्यायालय के सामने जाकर के अपना वाद प्रस्तुत करना है, ठीक है ना। तो ये उसका मेन काम होता है। दूसरा इसमें कहता है, सेकंड पॉइंट, इन द केस ऑफ पाउपर, ठीक है ना। पाउपर शब्द यहाँ पे यूज किया गया है। सीपीसी में देखोगे तो इंडिजेंट शब्द यूज किया गया है, गरीब आदमी के लिए, अकिंचन के लिए यहाँ पर। तो यदि कोई अकिंचन है, गरीब हूं साहब, मैं गरीब हूं, सीपीसी चाहो तो लिख सकते हो दूसरे क्लॉज के साथ, सीपीसी ऑर्डर 33, ठीक है ना, सीपीसी ऑर्डर 33 इसके साथ लिख सकते हो। तो वहां पे ऑर्डर 33 में बताया गया है, रूल 123, ऑर्डर 33 का रूल 123 में बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति से गरीब है और वो चाहता है कि सिविल सूट संस्थित करना चाहता है, तो ऑर्डर 33 रूल 123 का वो आवेदन लगाता है। तो वो उस आवेदन को जो पेश करता है, तो उसी को क्या माना जाएगा, एक तरह से वाद के तरह ही माना जाता है, ठीक है ना। तो आवेदन लगा दिया विद इन टाइम ड्यूरेशन, तो मान लिया जाएगा कि उसने वाद लगा दिया, ठीक है ना। भले ही वो आवेदन की सुनवाई में उसको 15 दिन 20 दिन लग गया, ठीक है ना। तो पढ़ेंगे अभी इसको और अच्छे से। इसके साथ आप सीपीसी ऑर्डर 33 रूल 123 लिख देना, और सेक्शन 13 लिमिटेशन एक्ट, धारा 13 पर सीमा अधिनियम की, वो भी लिख देना, ठीक है ना। तो समझेंगे, उदाहरण के लिए समझना, एक उदाहरण समझ में आ जाएगा। जैसे मान लो कि वाद लाने की अंतिम तारीख थी 31 दिसंबर, और आप 31 दिसंबर को आपको पता चला कि मैं तो गरीब हूं। तो फिर अब आप 31 दिसंबर को कोर्ट में गए, तो आपने वाद नहीं लगाया, आपने आवेदन लगाया कि साहब डिक्लेयर करो कि मैं गरीब हूं, ताकि वही की गरीबी एज ए इंडिजेंट पर्सन जो है, तो आप मेरा वाद जो है तो एक्सेप्ट करो। तो अब न्यायालय में आपने आवेदन लगाया, आदेश 33 नियम 1, 2, 3 के तहत, उसकी सुनवाई में 6 महीने लग गए,
ठीक है। अब 6 महीने लग गए, मतलब कि जो 31 दिसंबर अंतिम तारीख थी वाद लाने की, वो टाइम ड्यूरेशन खत्म हो गया। और मान लो कि 1 जुलाई को न्यायालय कहता है कि हाँ भैया ये आदमी गरीब है, इसके वाद को स्वीकार करो, तो फिर यहाँ पर वो जो 6 महीने हैं ना वो एक्सक्लूड हो जाएंगे। वो माना जाएगा कि आपने बिल्कुल सही समय पर अपना वाद लाया है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपने 31 दिसंबर को अपना आवेदन लगाया था और एज ए सूट उसको कब एक्सेप्ट किया गया, 1 जुलाई को, ठीक है ना। लेकिन आपने विद इन टाइम पीरियड, विद इन लिमिटेशन आपने अपना वाद लगाया, ऐसा माना जाएगा। यही है आपका दूसरा क्लॉज। सबको समझ में आ गया? किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लेना। तुम लोग सब समझदार हो, किसी को कोई कंफ्यूजन होता ही नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। तीसरा है, इन द केस द क्लेम अगेंस्ट द कंपनी। जैसे कोई कंपनी जिसका वाइंड अप हो रहा है, वाइंड अप समझते हो, समापन हो रहा है, ठीक है ना। तो जब कंपनी का वाइंड अप हो रहा है, समापन हो रहा है, तो फिर कोई क्लेमेंट है जो खासकर उस कंपनी में जब वाइंड अप हो रहा है, तो जिसने अपनी पूंजी ऊंजी लगाई होगी तो मांगना चाह रहा है, तो फिर वो बाइंड अप हो रहा है, तो फिर वो जो शासकीय, जो गवर्नमेंट लिक्विडेटर है, ठीक है ना, तो शासकीय परिसमापक है, उसके सामने वो आवेदन लगाता है कि साहब ये हमारा हिस्सा था इस कंपनी में, इतना मैं शेयर होल्डर हूं, मुझे इतना अपना हिस्सा चाहिए, ठीक है ना। तो आप उसको लगाते हो तो मान लिया जाएगा कि आपने समय टाइम पर उसको लगा लिया। भले ही वो कंपनी बाद में केस लगा, कहीं भी लगा, उससे कोई फर्क नहीं है। आपने शासकीय जो परिसमापक है उसको आपने सही विद इन टाइम ड्यूरेशन आवेदन दे दिया। अब उसके बाद वो 2 साल के बाद कोर्ट में जा रहा है केस, 4 साल के बाद जा रहा है, 50 साल के बाद जा रहा है, आपका टेंशन खत्म। आपने विद इन टाइम ड्यूरेशन उसको अपना जो गवर्नमेंट लिक्विडेटर है उसको आवेदन दे दिया, यानी विद इन टाइम ड्यूरेशन आपने अपना काम कर दिया। ये है आपका 1 2 3 का मतलब, ठीक है ना। तो फिर वो उसी समय पर आपको वाद संस्थित करना है, तो ही टाइम बार्ड नहीं माना जाएगा, नहीं तो टाइम बार्ड मान लिया जाएगा। बी पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूछता रहता है, क्लेम बाय वे ऑफ सेट ऑफ और काउंटर क्लेम शैल बी ट्रीट एज ए सेपरेट सूट। अभी महत्वपूर्ण है भाई साहब, इसके लिए हम आपको थोड़ा सा सेट ऑफ, मुजरा जनरली सीपीसी ऑर्डर 8 रूल 6। अब आज लगभग थोड़ा सा समय हल्का सा और बचा है, तो मैं इस क्लॉज को भी समझा दूंगा। और कल मैं आप लोग के लिए होमवर्क दूंगा कि कल मैं आप लोग से पहले पूछूंगा सेट ऑफ क्या होता है और काउंटर क्लेम क्या होता है, ठीक है ना। तो सेट ऑफ काउंटर क्लेम क्या होता है आप मुझे कल बताइएगा, ये आप लोग के लिए कल का होमवर्क है। तो यहाँ पे बोला केवल इतना ही है कि सेट ऑफ और काउंटर क्लेम को सेपरेट सूट माना जाता है। बस इसमें ओटी वाली बातचीत यही है, इसको इतना ही याद रख लो कि मुजरे प्रतिदावे को एक पृथक दावा माना जाता है, पृथक दावा, ठीक है ना। तो जैसे मान लीजिए, समझिएगा कि मैंने अभिषेक के ऊपर केस लगाया कि मुझे अभिषेक से 10,000 रुपये चाहिए। तो अभिषेक ने भी बोला कि सर मुझे भी तो 5,000 रुपये चाहिए था, मैंने भी तो आपको दिए थे। तो अब देखो, अभिषेक जब 5,000 रुपये की बात कर रहा है, तो 5,000 रुपये की बात कब दिए थे अभिषेक, तुमने मुझको पैसे? अभिषेक कहता 5 साल पहले। मैं कहूँगा अभिषेक भूल जा भाई, क्योंकि धन वसूली के बाद 3 साल के अंदर, और मैंने जो 10,000 रुपये दिए थे उसको, उसका बाद मैं 3 साल के अंदर ले आया। लेकिन अभिषेक 5 साल पुराना, 5,000 याद दिलवा रहा मेरे को, वो भी केस लगाने के 6 महीने बाद, ठीक है ना। तो भाई साहब आपके लिए टाइम ड्यूरेशन खत्म हो चुका है। हाँ, वो 5,000 रुपये का ट्रांजेक्शन विद इन 3 ईयर आपने जब सेट ऑफ के लिए, समायोजन के लिए, मुजरे के लिए आपने आवेदन लगाया, उस आवेदन यानी ऑर्डर 8 रूल 6 के तहत सेट ऑफ के लिए आवेदन लगता है। तो वो जो आवेदन लगाया, और वो आवेदन लगाने में जो 5,000 रुपये आप बोल रहे हैं समायोजन करवाने, वो 5,000 आपने विद इन 3 ईयर, ठीक है ना, बिफोर, यानी कि उस आवेदन की पहले वाली तारीख से 3 साल के अंदर ही जो है तो इस ट्रांजेक्शन हुआ है, तो फिर वहां पर लिमिटेशन लगा रहेगा। लेकिन 3 साल के ऊपर हो गया, 4 साल हो गया, 5 साल हो गया, भाई साहब भूल जाइए, ठीक है ना। इसलिए बोला गया है कि सेट ऑफ के लिए या काउंटर क्लेम के लिए वो फ्रेश सूट माना जाएगा, और फ्रेश सूट के हिसाब से ही उसका कह सकते हो कि पीरियड ऑफ लिमिटेशन काउंट किया जाएगा। तो ये है इसका मतलब। कल एक बार सेट ऑफ काउंटर क्लेम को पढ़ के आ जाना, फिर और समझा दूंगा और क्लियर हो जाएगा। बाकी कुछ भी नहीं, वो नीचे वही बातें मैंने जो आपको समझाई है वही नीचे लिखी हुई है कि मुजरे की दशा में उस तारीख को जिसको वाद संसिद्ध किया गया है, ठीक है, जब मुजरे का यानी जब सेट ऑफ का प्लीडिंग, यानी सेट ऑफ का प्लीडिंग को हम जनरली करता है डिफेंडेंट करता है, प्रतिवादी करता है। तो जब उसने WS में सेट ऑफ को प्लीड किया, लिखा, उसको संबंध में मांग की, उसी तारीख से उसका टाइम ड्यूरेशन चालू होगा। और इसी प्रकार काउंटर क्लेम की दशा में भी जब न्यायालय के सामने काउंटर क्लेम जो है, काउंटर क्लेम भी आपका ऑर्डर 8 रूल 6A में बताया गया है। तो उसके बारे में जैसे ही प्रतिदाव काउंटर क्लेम करता है तो उसी तारीख से उसका वाद पृथक यानी सेपरेट सूट माना जाएगा, तो उसी तारीख से उसका टाइम लिमिटेशन अराइज होगा, यानी स्टार्ट होगा, ठीक है ना।
ये कहता है आपका बी पॉइंट। द लास्ट है द एन एप्लीकेशन बाय द नोटिस ऑफ मोशन इन अ हाई कोर्ट इज मेड व्हेन द एप्लीकेशन इज प्रेजेंटेड टू द प्रॉपर ऑफिसर ऑफ दैट कोर्ट। उच्च न्यायालय में प्रस्ताव की सूचना द्वारा आवेदन तब होता है जब आवेदन उस न्यायालय के उचित ऑफिसर के समक्ष उपस्थित किया गया है। मोशन हियरिंग जनरली सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में जब ये हाई कोर्ट की बातचीत कर रहा है तो उसकी बात करें, जब हाई कोर्ट में आप कोई आवेदन लगाते हो या कोई भी कुछ भी लगाते हो तो वहां पर एक मोशन हियरिंग होता है। मोशन हियरिंग का मतलब ये होता है कि वो न्यायालय आप सुनता है पहले की जो अप्लीकांट है कि उसके आवेदन में एप्लीकेशन में कितना दम है, सुनना चाहिए कि नहीं सुनना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए कि नहीं एक्सेप्ट करना चाहिए, ठीक है ना। तो उसको मोशन हियरिंग कहते हैं। तो वही है कि मोशन आपने मोशन हियरिंग के भी लगाया तो भी टाइम ड्यूरेशन, विद इन टाइम ड्यूरेशन। तो यदि आपने विद इन टाइम ड्यूरेशन आपने प्रॉपर ऑफिसर के समक्ष वो आवेदन प्रस्तुत कर दिया, फिर मोशन हियरिंग में 2 साल लग रहे हैं, 3 साल लग रहे हैं, 2 महीने लग रहे हैं, 4 महीने लग रहे हैं, उससे ज़्यादा फर्क पड़ने की आवश्यकता नहीं। आपने 30 दिन लिखा था कि 30 दिन में आपको आवेदन लगाना है, आपने 30 दिन में लगा दिया, बात खत्म। बाकी भले ही वो उसको एक्सेप्ट करने में हाई कोर्ट 4 साल लगा रहे हैं, उससे आपकी कोई गलती नहीं है। तो यदि आपने प्रॉपर ऑफिसर के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर दिया, मतलब कि आपने विद इन टाइम लिमिटेशन अपने आवेदन को प्रस्तुत किया है। और यहाँ पर जो आपको धारा 2 में ABC बताने का मतलब यही कह रहा है कि कब आप किसी वाद, अपील या आवेदन को न्यायालय में पेश करोगे और किसके सामने पेश करोगे कि वह टाइम बार्ड नहीं माना जाएगा, ठीक है ना। तो यदि इस प्रकार से आपने कोई वाद प्रॉपर ऑफिसर के समक्ष, प्रॉपर गवर्नमेंट लिक्विडेटर के समक्ष, जिसके पास बोला गया है, पेश कर देते हो, तो फिर ऐसे कंडीशन में मान लिया जाएगा कि आपने विद इन टाइम लिमिटेशन अपना वाद, अपील या आवेदन न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर दिया है। बाद में जो भी कार्यवाही करना है वो न्यायालय करेगा। क्लियर कहानी। तो ये है लिमिटेशन एक्ट की बहुत ही महत्वपूर्ण धारा 3। ध्यान